Hello students, welcome to class 12th and today we are starting a new chapter. In the previous videos we have completed the chapter problem of excess demand and deficient demand and excess demand, deficient demand, inflation, deflation, central bank ये सारे chapters हम कर चुके हैं, थोड़े से related थे. अब कुछ थोड़ा सा रिलेशन तो है इसका, लेकिन गवर्नमेंट बजट थोड़ा सा एक अलग जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा गवर्नमेंट बजट. अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट की कि गवर्नमेंट बजट आखिर होता क्या है और इकोनॉमी से उसका क्या रिलेशन है. गवर्नमेंट बजट और उसका इकोनॉमी से रिलेशन, ये सारी चीज़ें अब हमें स्टडी करनी है. सो व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट. सबसे पहले तो हमें बात करनी है व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट. बजट होता क्या है. तो गवर्नमेंट बजट के बारे में हम बाद में बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने जो हाउस होल्ड जो हमारा बजट होता है हम उसके बारे में बात करते हैं. क्या होता है हमारे जो घर का जो बजट होता है, व्हाट इज दिस. क्या होता है बजट. यानी कि हम बात करते हैं कई बार कि घर का बजट बिगड़ गया है या फिर बजट इतना नहीं है हमारे पास. तो बजट होता क्या है कि जितनी हमारी इनकमें हैं, इनकमिंग जितनी, यानी कि जितना हमारे पास इनकम आ रही है उसको इस तरीके से मैनेज करना, हमारी इनकम को इस तरीके से मैनेज करना कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज़्यादा ना हो और कुछ हम क्या पर कर पाएँ, सेविंग भी कर पाएँ. यानी कि किसी भी कोई भी जो पर्सन होता है वो अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंडिचर करता है. अगर कोई भी पर्सन अपनी इनकम के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर नहीं करता, उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है तो उसे लॉस झेलना पड़ सकता है बाद में. तो यही क्या होता है, बजट होता है कि किसी भी कोई भी एक पर्सन जो है उसकी इनकम, मान लीजिए किसी भी कोई एक पर्सन है, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कोई एक पर्सन है जिसकी इनकम है 10,000, तो उसका एक्सपेंडिचर वो कितना करेगा. मेनली वो जो एक्सपेंडिचर करेगा वो करेगा 8,000 का या 7,000 का, इतना ही वो एक्सपेंडिचर करेगा. मान लीजिए किसी पर्सन की इनकम है 1 लाख, तो वो कितना करेगा 50,000 अप्रॉक्सीमेट. इससे ये ज़्यादा भी कर सकता है, 50 से 60 70,000 भी कर सकता है. क्यों, उसकी इनकम पे डिपेंड है. जिसकी इनकम ज़्यादा होगी यानी थोड़ा सा वो सेविंग भी करना चाहेगा. तो इनकम पर डिपेंड होता है हमारा एक्सपेंडिचर, और इनकम को इस तरीके से मैनेज करना कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, यानी कि हमारी इनकमिंग और हमारी आउटगोइंग, इसका मैनेज करना, इसको बैलेंस करना ही क्या है, बजट है. इसको बैलेंस करना ही क्या कहलाता है, बजट. जैसे कि हमारे घर पे जो सैलरी आती है, उस सैलरी को, उस इनकम को हम कैसे मैनेज करते हैं. जो फादर हैं या मदर हैं वो किस तरीके से मैनेज करती हैं कि आपके पास जो इनकम है वो पूरी खर्च भी ना हो, उसमें से कुछ सेव भी हो जाए, और आपकी जो बेसिक नीड्स हैं या आपकी जो भी बेसिक नीड्स भी कह सकते हैं, या फिर जो और भी कुछ नीड्स हैं, लग्जरी नीड्स हैं, वो भी आपकी क्या हो जाएं, फुलफिल हो जाएं. तो ये बहुत ज़रूरी है बजट बनाना. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बजट आखिर होता क्या है. तो ये है बजट. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अकॉर्डिंगली डेफिनेशन देख लेते हैं. बजट की डेफिनेशन क्या है, देखिए. बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीव्स. अब बजट जो है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेड होता है बजट. इनकम जब हमारी आती है तो हम जब जो बजट हम बनाते हैं, इसका हिसाब किताब हम लगाते हैं कि इतना हम वहाँ दे देंगे, इतना हम वहाँ दे देंगे, तो क्या वो उतना ही होता है कि अगर मान लीजिए आपने अपने एमरजेंसी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनके लिए आपने 4,000 रुपीज़ रखे, तो कोई ज़रूरी है कि 4,000 रुपीज़ ही लगें. हो सकता है ज़्यादा लग जाए, हो सकता है कि एक भी रुपया नहीं लगे आपके पास. यही होता है. तो ये एक्सपेक्टेड होता है, इसको ध्यान से देखना. बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर. ये एक्सपेक्टेड है, यानी कि हम सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना हमारी इनकम होगी और इतना हम क्या कर देंगे, एक्सपेंडिचर कर देंगे. ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर जो हैं, ये तो हम अपने हाउस होल्ड के बारे में बात करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपनी एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर का जो एक स्टेटमेंट रखती है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फिस्कल ईयर में, एक फिशल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में जो गवर्नमेंट अपने बजट्स
रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर यानी वही इनकमिंग और आउटगोइंग का जो स्टेटमेंट रखती है उसे ही हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर जो है इंडिया का वो क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो एस्टीमेट लगाता है। अदर वर्ड्स में देखें, बजट क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो एस्टीमेट लगाता है कि गवर्नमेंट की इतनी तो रिसीप्ट होंगी और इतना गवर्नमेंट आउटगोइंग कर देगी, यानी कि इतना गवर्नमेंट एक्सपेंड कर देगी। तो ये बजट क्या है? बजट इज अ रिसीप्ट, बजट इज अ स्टेटमेंट और बजट इज अ एस्टीमेट ऑफ गवर्नमेंट्स रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का बजट क्या है? रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट है जो कि वो एक अपने फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, उसके अंदर करती है। तो ये हमारा बजट की डेफिनेशन हम बात कर रहे थे। जो बजट एस्टिमेट करता है अपकमिंग जो बजट है, ये हमेशा बजट में आपको जब भी गवर्नमेंट बजट पेश करती है, तो गवर्नमेंट जब भी बजट को पेश करेगी या गवर्नमेंट जब भी रिप्रेजेंट करती है बजट को, तो बजट के रिप्रेजेंटिंग टाइम में वो अपनी जो लास्ट प्रीवियस ईयर की जो बजट की जो पॉलिसीज थी या प्रीवियस ईयर का जो बजट था उसके अंदर से जो बचा या उसके अंदर जो लॉसेज हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको शो करती है। फिर आगे उस प्रीवियस ईयर की बजट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, उन नेक्स्ट पॉलिसीज में कैसे काम किया जाएगा वो भी वो शो करती है। यानी कि बजट जो है, बजट जब गवर्नमेंट शो करती है तो उसमें लास्ट ईयर के जो बजट था उसको भी, उसकी जो कमियां रह गई हैं उनको पूरा करने के लिए नेक्स्ट ईयर का जो बजट है उसको शो करती है। तो ये हो गया हमारा बजट का डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट की, कि बजट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्यों बनाया जाता है बजट। हाउस होल्ड में ही देखें क्यों बनाया जाता है बजट, जिससे बैलेंसिंग रहे, बैलेंसिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूरी कंट्री के बजट की, किसी एक हाउस के घर की या किसी एक घर के बजट की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो किसी एक कंट्री के बजट की जब हम बात करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्या है, एक देश का, एक कंट्री का, एक गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या उसका मेन मोटिव होता है कि वो बजट को बनाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बजट का एक मेन जो मोटिव है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी गवर्नमेंट की जो इनकम है और जो उसकी संपत्ति है, जो उसकी वेल्थ है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, उसका वापस से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं जो आज की हमारी कंडीशंस हैं, अगले जो ईयर होगा, नेक्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा वहाँ पर भी हमारी वही कंडीशन होंगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर वहाँ पर वो कंडीशन नहीं होंगी तो हमारी पुरानी जो बजटरी पॉलिसी है क्या वो नेक्स्ट ईयर में चल जाएगी? नहीं चल पाएगी, नॉट पॉसिबल। तो बजटरी जो पॉलिसी है हमारी, टैक्सेस एंड सब्सिडीज किस तरीके से हम अलोकेट करनी है, इनकम और वेल्थ का, टैक्स सब्सिडीज का हमें ध्यान रखना होता है। कि अगर मान लीजिए कोई एक फाइनेंशियल ईयर है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, यानी गवर्नमेंट को काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं, डेफिसिट में जा रही है गवर्नमेंट, लॉसेस में जा रही है, तो वो क्या करेगी, उसी या थोड़े से टैक्सेस को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, या फिर जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पर टैक्सेस को लगाएगी। सबसे अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कुछ जो सेक्टर्स हैं या प्राइवेट सेक्टर कुछ ऐसे हैं जो कि अच्छा वर्क कर रहे हैं लेकिन उनके पास अगर थोड़े से जो मनी है वो कम है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है, तो उन्हें सब्सिडीज भी प्रोवाइड करेगी। तो हर बजट का एक मोटिव होता है, क्या मोटिव होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। हर ईयर की कंडीशंस को देखते हुए, हर ईयर की प्रॉब्लम्स को या हर ईयर की ग्रोथ को देखते हुए कि इस ईयर यहाँ पे कहाँ ग्रोथ हो सकती है, किन जगहों पर हमें ध्यान देना चाहिए, या फिर पिछले जो बजट हमने डाला है उस बजट के अकॉर्डिंग हमें और कहाँ कहाँ पर ध्यान देना होगा, जिससे हमारा जो बजट है वो प्रॉपर हो जाए और जो हमारी जो कंट्री है उसकी भी जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिस्ट्रीब्यूशन हम इनकम का जो करेंगे वो करेंगे टैक्सेस एंड सब्सिडीज से। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि टैक्स और सब्सिडीज दोनों में क्या किया जाता है, एक बार रिवाइव किया जाता है कि कहीं पर टैक्स इंक्रीज करने हो या कहीं पर सब्सिडीज देनी हो। कभी ऐसा होता है कि हमें टैक्स इंक्रीज करने होते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि लोगों की कंडीशन थोड़ी खराब है तो हमें टैक्सेस को क्या करना पड़ता है, रिड्यूस भी करना पड़ता है। तो टैक्सेस को रिड्यूस और सब्सिडीज को भी इंक्रीज करना पड़ता है।
तो ये रीअलोकेशन ये रिसोर्सेज का, यानी जो रिसोर्सेज पहले उन्हें नहीं मिल रहे थे वो अब मिल रहे हैं, या फिर जो मिल रहे थे उनको पहले अब उनको रिड्यूस कर दिया जाए। रिड्यूस इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना, क्योंकि गवर्नमेंट के बजट का सबसे पहला जो मोटिव होता है वो होता है अपने कंट्री में जो भी उनके क्या है इनइक्वालिटीज हैं, यानी कि जो असमानताएं हैं, जो भी इनइक्वालिटीज कंट्री में हैं वो सभी क्या हो रही हैं, वो सभी बहुत ज़्यादा जब बढ़ रही हैं, तो गवर्नमेंट का एक मोटिव होता है कि उन सबको कम करे, यानी कि रिच और पुअर के बीच में जो एक डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, उसको क्या करना है, धीरे धीरे कम करना है। तो पुअर के लिए हेल्प करनी है, यानी पुअर के लिए कुछ ऐसे प्लान्स बनाने हैं, कुछ उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है, या उनको कुछ ऐसा उनके लिए बजट कुछ ऐसा बनाना है कि उनको कुछ ऐसी हेल्प मिल जाए, या तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ, या गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कुछ ऐसी हेल्प मिले जिससे वो क्या कर सकती हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं, जो पुअर पीपल हैं वो अपना जो जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इससे इनइक्वालिटीज़ क्या हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। प्रोवाइड सब्सिडीज प्रोवाइड करवाना। सब्सिडीज कौन सी कंपनीज को प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि अगर उनमें जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा हो सकता है अगर उन्हें थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प कर दी जाए तो, लेकिन उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी वीक है। अब अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक कर दे थोड़ा सा गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडीज प्रोवाइड कर दे। सब्सिडी होती क्या है, देखिए सब्सिडी का मतलब होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट कोई भी एक कंपनी है, वो जो प्रोडक्ट बना रही है उसमें जो भी पार्ट लग रहा है, जो भी कॉस्ट आ रही है, उसमें मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है 50% की, 50% या 25%। तो मान लीजिए जो उसकी कॉस्ट आएगी ना 50%, मान लो उसमें 10 लाख की कॉस्ट आ रही है, उसमें कितने लाख की कॉस्ट आ रही है, मान लीजिए 10 लाख की उसमें कॉस्ट आ रही है। अब 10 लाख की अगर उसमें कॉस्ट आई तो उसमें से जो 55 लाख जो होंगे वो तो कौन देगी, गवर्नमेंट देगी, और जो 5 लाख होंगे वो कौन लगाएगा, जो प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर है वो लगाएगा। तो अब जो उसकी कॉस्ट है क्या वो उसको महंगी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, जबकि वो ज़्यादा फिर कॉस्ट भी नहीं रखेगा उसकी, तो क्योंकि वो फिर तो कस्टमर से निकालेगा। तो ये होती है सब्सिडी, जिससे क्या होता है कि प्रोड्यूसर को भी फायदा हो जाता है और जो उस प्रोडक्ट का जो यूज़ करने वाले हैं जो कंज्यूमर्स, उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो ये है हमारा सब्सिडी और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट का फर्स्ट पॉइंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारा। नेक्स्ट है हमारा रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो हो गया हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात कर रहे हैं रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, यानी कि अलॉट करना वापस से रिसोर्सेज को एक बार फिर से क्या करना, अलॉट करना। रिसोर्सेज को हम कैसे अलॉट करेंगे, किस तरीके से उन्हें अलोकेट करेंगे वो देखते हैं। देखिए रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है उसका मेन मोटिव होता है, यानी रीअलोकेशन क्यों किया जाता है, रीअलोकेट क्यों करेंगे हम, रीअलोकेट का मतलब होता है कि करना क्यों होता है, इसके लिए करना होता है बैलेंस बनाने के लिए, गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। देखिए हमारा जो कंट्री है या कोई भी जो कंट्री है उसमें दोनों ही सेक्टर होते हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर होता है और एक प्राइवेट सेक्टर होता है। बोथ सेक्टर्स आर अवेलेबल हियर, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर जो होता है इसका काम होता है सोशल वेलफेयर करना, और प्राइवेट सेक्टर जो होता है इसका काम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। पब्लिक सेक्टर का जो मेन मोटिव है वो है सोशल वेलफेयर, और प्राइवेट सेक्टर का जो मेन मोटिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब ये दोनों ही सेक्टर्स जो हैं वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं, किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर नहीं होगा तो सोशल वेलफेयर नहीं करेगा कोई भी, प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, और प्रॉफिट नहीं अर्न होगा तो हमारी जो जीडीपी यानी हम जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में ही रह जाएंगे। डेवलप्ड कंट्रीज में आने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फिर हम पीछे हो जाएंगे डेवलप्ड कंट्रीज में आने के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको थोड़ा सा कंपटीशन दे पाएँ। और पब्लिक सेक्टर भी ज़रूरी है बिकॉज सोशल वेलफेयर, क्योंकि जो लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं या फिर ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की जो अनअवेलेबिलिटी है,
तो वो किस तरीके से अपना जो लाइफ है उसको सरवाइव करेंगे। तो उसके लिए सोशल वेलफेयर के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो चलाए जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, रीअलोकेट किया जाता है। कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई ऐसी जैसे अभी हमारी एक एपिडेमिक चल रही है कोरोना, तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स का साथ नहीं देकर के कहाँ दे रही है, पब्लिक सेक्टर्स, यानी कि सोशल वेलफेयर के काम कर रही है। सोशल वेलफेयर के काम कर रही है एपिडेमिक में, यानी कि अब जो बजट लगाया जा रहा है वो किस में लगा दिया, सोशल वेलफेयर में लगा दिया। लेकिन कभी ऐसा हो कि सोशल वेलफेयर तो ठीक चल रहा है, यानी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, किसी फाइनेंशियल ईयर में ऐसा होता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी है, तो यहाँ पर क्या करती है गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडीज प्रोवाइड करवा देती है। प्राइवेट सेक्टर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करवा देती है, अपनी ऐसी कुछ पॉलिसी बनाती है या फिर इनके ऊपर टैक्सेशन जो है, टैक्सेशन को रिड्यूस कर देती है। अगर उसे प्राइवेट सेक्टर को क्या करना हो, आगे बढ़ाना है, तो अगर उसे प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना है तो उनके ऊपर जो टैक्स है उनको रिड्यूस कर देती है, सब्सिडीज को इंक्रीज कर देती है। इस तरीके से वो बजट में कुछ प्रोग्राम्स चलाती है। अब हम बात करते हैं बजटरी पॉलिसी की। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है बजटरी पॉलिसी। बजटरी पॉलिसी क्या है, यहाँ पर बजटरी पॉलिसी का मतलब है कि जिसकी इनकम हायर है, कई बार गवर्नमेंट जो है इस पॉलिसी का यूज करती है, हायर इनकम वालों पर टैक्स भी कैसे होंगे, हाई होंगे, और जिनकी इनकम लो है उन पर टैक्स भी कैसे होंगे, लो होंगे, और उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाएगी। तो इन दोनों के बीच में भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इनके बीच में भी क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। तो ये है हमारा बजटरी पॉलिसी। एनकरेज, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एनकरेज प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर्स को एनकरेज करना, प्राइवेट सेक्टर्स को एनकरेज करने के लिए भी बजट बनाया जाता है। मैंने भी आपको बताया था, अगर प्राइवेट सेक्टर्स को एनकरेज करना हो तो उनके टैक्सेशन को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, सब्सिडीज उनको ज़्यादा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अगर उनको हम सब्सिडीज ज़्यादा प्रोवाइड करवाएंगे तो सब्सिडी ज़्यादा मिलेंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, वो भी लोअर कॉस्ट पर। जब वो लोअर कॉस्ट पर प्रोडक्शन करेंगे तो इजीली लोगों तक, जो पुअर पीपल हैं वो भी उसे इजीली परचेज कर पाएंगे, जिससे सोशल वेलफेयर भी होगा। यानी प्राइवेट सेक्टर और सोशल वेलफेयर दोनों ही काम क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, यानी उनको भी ज़्यादा जोर नहीं आएगा प्रोडक्शन करने में, और इजीली जो पुअर पीपल हैं वो भी परचेज कर पाएंगे। तो ये होती है एनकरेज करने की बात प्राइवेट सेक्टर्स की। अब जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट का बजट बनाने का एक और मोटिव जो है वो होता है, दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिकली स्टेबल होना, इकोनॉमिकली स्टेबल होने का मतलब क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों क्या हो जाएं, हमारे इक्वल हो जाएं। इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों ही चीज़ें हमारी क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। यानी कि यहाँ पर हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट जो होती है वो कई बार हमारे जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसमें दो सिचुएशन आ जाती हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की दोनों सिचुएशन ये हमारे जो ट्रेड एंड कॉमर्स है या कमर्शियल जो लाइफ है इसमें बहुत ज़्यादा आती रहती हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो कंडीशन है। अब इन्फ्लेशन की जब कंडीशन है तो यानी कि लोगों के मतलब मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, मनी सप्लाई लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, तो ये इसमें क्या करती है गवर्नमेंट की टैक्सेस को हाई कर देती है। टैक्सेस को गवर्नमेंट क्या कर देती है, हाई, जिससे लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो गई, लो।
भाई अगर टैक्स हाई कर दिए तो मान लीजिए पहले किसी पर्सन की इनकम 10,000 है और वो उसमें से 1,000 रुपीज़ पहले टैक्स दे रहा था और 9,000 रुपीज़ उसके पास डिस्पोजेबल थे। तो अब टैक्सेस मान लीजिए हाई कर दीजिए, कर दिया, इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, उसने 3,500 टैक्स में दे दिया, तो अब उसके पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी बचेगी? 6,500 बचेगी। अब 6,500 अगर इनकम उसके पास बच रही है तो इसमें से वो कम ही तो करेगा एक्सपेंड, तो मार्केट में वैसे ही मनी जानी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस तरीके की पॉलिसीज भी गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अप्लाई करती है। अगर मान लीजिए डिफ्लेशन का टाइम चल रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस को लो कर देती है, जिससे उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है और मनी सप्लाई भी मार्केट में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो मार्केट में मनी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। तो ये होती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट जो है अपने प्रॉफिट और लॉस की वजह से कुछ पब्लिक सेक्टर्स जो हैं यानी गवर्नमेंट सेक्टर्स जो हैं उन एंटरप्राइजेस को फिनेंशियली हेल्प करती है। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करना। पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज ये कैसे करती है कि गवर्नमेंट जो है उनको फिनेंशियल हेल्प कर देती है। जो भी पब्लिक सेक्टर के जो भी इंडस्ट्रीज हैं पब्लिक सेक्टर की यानी गवर्नमेंट की जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी क्या करती है गवर्नमेंट? फिनेंशियली हेल्प करती है, और फिनेंशियली हेल्प करके वो पब्लिक सेक्टर्स को क्या बनाती है? ज़्यादा बनाती है, जिससे वो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं। और पब्लिक सेक्टर्स को बढ़ावा देने का मतलब है सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देना। सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देगा तो हमारी कंट्री का जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यहाँ पर है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। सब जानते हैं कि इकोनॉमिकली हम डेवलपिंग कंट्रीज में जो हम चल रहे हैं, डेवलपिंग से हम किस में आना चाहते हैं? डेवलप्ड में आना चाहते हैं। और वो डेवलप्ड में आना धीरे धीरे ही पॉसिबल होगा। जैसे जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी, इन सभी प्रॉब्लम्स को हम जब धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को, हमारी सेविंग्स ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नई नई टेक्निक्स लेकर आएंगे, नए नए इन्वेंशन करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमिकली ग्रोथ हो जाएगी। पूरे लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट जब मार्केट में होगा तो ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ हो जाएगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो कंट्री का बजट बनाने का मेन मोटिव ही क्या है? इकोनॉमिकली ग्रोथ करना। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ this chapter or this concept is budget, components of budget। components of budget, बजट के components क्या हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है और एक बार स्टडी कर लीजिएगा, उसके बाद ये नोट्स पढ़िएगा और नोट्स भी इसके बनाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से पढ़िए। ये थोड़ा थ्योरेटिकल था, आफ्टर दैट प्रैक्टिकली आएगा आपका ये चैप्टर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।